हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी सत्तर रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, आपको जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे इसी टाइम पर, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सबको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के अपडेट आएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर देगा। इनमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा, बताइए। इनमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों परिवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का समाज उसके परिवार, पड़ोस एवं मित्रों से शुरू होता है, और जीवन की अधिकांश मूलभूत बातें वह यहीं से सीखता है, ठीक है। बच्चे पर नियंत्रण की प्रक्रिया परिवार से ही शुरू होती है, ताकि समाज में वह उन आदतों को व्यवहित कर सके जो समाज के लिए आवश्यक है, ठीक है। अतः सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन परिवार को माना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 52 बताइएगा राइट आंसर का। सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है क्या, तो सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहा जाता है साथियों, समाज कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैकैवर एवं पेज के अनुसार जो है समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के बारे में है, और संबंधों के इसी जाल को हम जो है समाज शास्त्र कहते हैं। अतः एक समाज विभिन्न संबंधों का जाल होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 53 उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व विकसित करता है क्या, बताइए। पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व क्या विकसित करता है, तो पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व आपका स्तरीकरण, ठीक है, विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व स्तरीकरण को विकसित करने में मदद करता है। प्रायः अधिकांश समाज में निम्न, मध्यम एवं उच्च वर्ग के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। निम्न वर्ग के लोग अपना स्तर ऊंचा करने के लिए व समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो उच्च वर्ग के रीति रिवाज, खान पान, शिक्षा, रोजगार में बराबरी करने का प्रयास करते हैं तथा परिश्रम भी करते हैं। इसी प्रकार पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व और स्तरीकरण को जो है बढ़ावा एवं उसका विकास करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 54 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, जो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है। देश की आय का लगभग 49% योगदान इसी क्षेत्र का होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत यातायात, बैंक, दूरसंचार आदि क्षेत्र जो है आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 55 उत्तर देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर का हो जाए। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उसकी कीमत को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य जो है उसकी कीमत को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 56 नंबर, फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे, बताइए। फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है, तो फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध अगर देखा जाएगा साथियों, तो समाजवाद से, ठीक है। प्रजा कौन से वाला, तो प्रजातांत्रिक समाजवाद से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसका है? फेबियनवाद जो है रोमन जनरल फेबियस की समर नीति से उत्पन्न हुआ शब्द है, जिसके अंतर्गत फेबियस की युद्ध नीति को बताया गया है, ठीक है। इस नीति के अनुसार उचित अवसर आने पर प्रतीक्षा करना व अनुकूल परिस्थिति आ जाने तक आक्रमण करना, ठीक है। फेबियन वाद का प्रजातांत्रिक समाजवाद से संबंधित है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे, आपका है 57वां, जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतरण यानी कि माइग्रेशन की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतरण यानी कि माइग्रेशन की प्रवृत्ति उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है साथियों गर्म मुद्रा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका आंसर। गर्म मुद्रा में जो है शीघ्र शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार की मुद्रा को जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वहीं पर तेजी से स्थानांतरित हो जाती है। यह सब मुद्रा की विनिमय दर के गिर जाने अथवा गिरने की संभावना के फलस्वरूप
होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 58, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कहाँ पर, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी को जो है अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसके अंतर्गत श्रमिक लोग बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऐसे श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, अर्थात यदि इन्हें कार्य से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत में सामान्य तौर पर जो है कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी जो है दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन आपका है 59, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था कब? गरीबी हटाओ कब दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 1947 जो 1974 और 78 के दौरान। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा पैटर्न, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-78 के अंतर्गत दिया गया था। मूल रूप से यह नारा जो है गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। यह योजना जो है जनता पार्टी द्वारा 4 वर्षों में ही जो है समाप्त कर दी गई थी, जबकि योजना अवधि जो है 5 वर्ष की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को निम्नलिखित 3 सुविदित विधाओं में मापा जाता है, सिवाय किसके? तो मूल्य वर्धित के। ठीक है, मूल्य वर्धित विधि को जो इसमें नहीं मापा जाता। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका आंसर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी को जो है उत्पाद, आय और व्यय की विधियों द्वारा जो है मापा जाता है, जबकि मूल्य वर्धित विधि को मूल्य वर्धित विधि का इसमें प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61 में, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? तो संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है आपका दल बदल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है। इसके तहत जो 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल व्यवस्था को अवैध घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है 62, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर जो है प्राप्त होता है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(d) जो है भ्रमण करने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अर्थात इन दोनों से अनुच्छेदों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार रखता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार रखता है, और वह कहीं भी इच्छा अनुसार जो है घूम सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में नागरिकों के स्थान पर व्यक्ति कहा गया है, अतः इसमें जो भारतीय के साथ साथ विदेशों के भ्रमण का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। अनुच्छेद 21 ने अनुच्छेद 19(1)(d) में भ्रमण करने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई है, और 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, तो दोनों को मिलाकर विदेशियों को भी जो है भारत में यात्रा करने का अधिकार है पूरी तरह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 63 नंबर, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए न्यूनतम रिक्त स्थान तक अनुपस्थित रहे। कितने महीनों तक या कितने दिनों तक? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, 60 दिनों तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, संसद या विधानसभा सदस्य बिना संसद को सूचित किए यदि 60 दिनों या इससे अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 64 नंबर, नीति निदेशक सिद्धांत है क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है भारतीय संविधान में लिखित नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, यदि नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि इनमें वैधानिक शक्ति का अभाव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 65 नंबर, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में कुल आपके 126 सदस्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर, असम विधानसभा में कुल आपके 126 सदस्य हैं, जिसमें 16 सदस्य आपके एसटी के लिए, 8 सदस्य आपके एससी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 66 नंबर, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन आपका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट, 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था।
आप 66 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य के विषय में कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं के कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को जो है न्यायपालिका से पृथक यानी कि अलग करने के लिए जो है प्रयास करेगा। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 68 नंबर, धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच क्या होती है? तो धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच अगर देखा जाएगा साथियों तो क्या होती है? तो बेलोचदार होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। धनी व्यक्ति के लिए मांग की जो लोच है बेलोचदार होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 69 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? बताइए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है किसकी कृति है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है आपकी कार्ल मार्क्स की कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 70 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के भीतर लौटाया जाना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों के भीतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के संबंध में वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर इसे वापस नहीं करती तो अवधि की समाप्ति पर उसी रूप में जो है विधेयक पारित समझा जाएगा। ठीक है, जिस जिस रूप में जो है उसके पास गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 71 में बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितनी अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? बताइए। इसका जल्दी से उत्तर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 6 महीने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के मध्य जो 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के प्रत्येक वर्ष 3 सत्र जो है सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र व शीतकालीन सत्र जो है आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 में बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आपका दिया था साथियों मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 73 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त होता है? बताइए। जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75(2) के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास जो है प्राप्त होता है, यानी कि द हाउस ऑफ पीपल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 74 में बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सही था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता है जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इन्हीं ने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो है अध्यक्ष चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 75 में बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों समाजवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। संविधान बनाते समय स्वतंत्रता, समता तथा न्याय शब्द जो प्रस्तावना में शामिल किए गए थे, जबकि समाजवादी शब्द को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक कर दिए। चैनल पहली बात है चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जो है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता के जाए, वो क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।